जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्लास 10th में केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसे हम आज इस वीडियो में फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। जो इस चैप्टर में दिया हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया ये क्या होता है, चलिए समझते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। यानी कि ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनते हैं। इसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो उदाहरण आपके लिए दिया गया है। पहला उदाहरण है हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस मिलके बनाते हैं जल। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस है, ये एक अभिकारक है। ऑक्सीजन गैस है, ये अभिकारक है। ये दोनों पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं जिसे कहते हैं जल। तो यही है रासायनिक अभिक्रिया। जब दो अभिकारक मिलकर कोई नया चीज बना दो तो वो होता है जल, मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, इससे मिलकर बनता है जल, जिसमें जल का गुणधर्म अलग है। दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं, मैग्नीशियम जो एक धातु है, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम जो कि एक सॉलिड है प्लस ऑक्सीजन जो गैस अवस्था में है, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं जो कि एक सॉलिड है, जिसका गुणधर्म मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इन दोनों की तुलना में अलग है। तो यही है रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि एक नया पदार्थ का बनना, जिसे हम रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब चलिए इसके कुछ टिप्स जानते हैं जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है। नोट नोट क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया को हम भौतिक विधियों से नहीं बदल सकते। अब पहले हम लोग को ये जानना है कि भौतिक विधियां क्या है। तो देखिए वाष्पीकरण हो गया, ऊर्ध्वपातन हो गया, उपकेंद्रीकरण हो गया, ये सब विधियां जो है ये भौतिक विधियां हैं। और इन विधियों के माध्यम से हम रासायनिक अभिक्रिया को नहीं पलट सकते। अब ये क्या बोल रहे भाई, पलट नहीं सकते, तो समझाते हैं। मान के चलिए आप दही बनाते हैं, तो पहले आप दूध को जोरन देंगे, फिर दूध से आप दही बनाएंगे। लेकिन आप दही से दूध नहीं बना सकते। इसके लिए आप वाष्पीकरण विधि का प्रयोग कीजिए, या ऊर्ध्वपातन का कीजिए, या उपकेंद्रीकरण का कीजिए। इन तीनों विधियों में से या किसी और विधि को भी ले लीजिए, इन विधियों में से आप किसी भी विधि से दूध दही से दूध नहीं बना सकते। उसी तरह अगर आप एक बार कोयले को जलाते हैं और जब वो राख बन जाता है, तो राख से आप पुनः कोयला नहीं बना सकते, चाहे इसके लिए आप कोई भी विधि उपयोग कीजिए। तो यही बता रहा है कि भौतिक विधियों के माध्यम से हम रासायनिक अभिक्रिया को पलट नहीं सकते, यानी पुनः उसे दोहरा नहीं सकते। तो ये आपका नोट्स है। तो अब आगे हम एग्जाम्पल देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। तो इससे हम लोग आगे देखते हैं। चलिए तो चलिए अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण। तो जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, उदाहरण यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला है भोजन का पकना, दूसरा है दही का बनना, तीसरा है जंग लगना, चौथा है श्वसन। तो ये चार एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं, ये है रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। पहला है भोजन का पकना, यानी कि भोजन एक बार जब पक गया तो उससे हम दोबारा कच्चा भोजन नहीं प्राप्त कर सकते। एक बार दूध से दही बन गया तो दही से दूध नहीं बना सकते। एक बार जब नया लोहा में जंग लग गया तो जंग लगे लोहे से नया लोहा प्राप्त नहीं कर सकते। उसी तरह श्वसन भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसे हम बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। अब देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन, यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया घटती है तो इसके दौरान पदार्थ के किन किन भागों में परिवर्तन होता है। तो देख रहे हैं हम लोग, तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है,
यानी कि कोई भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो शायद उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। जैसे हमने पहले देखा, जैसे यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों गैस हैं, लेकिन जैसे ये रासायनिक अभिक्रिया कर कर जल बनाते हैं तो इनकी अवस्था बदल जाती है, यानी कि ये लिक्विड में आ जाते हैं, तो अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा है रंग में परिवर्तन, यानी कि कोई भी पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और नया पदार्थ बनाता है तो नए पदार्थ के रंग में परिवर्तन होने की संभावना रहती है। तीसरा है तापमान में परिवर्तन, यानी कि जब दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर रहे हो, मान के चलिए ये दो पदार्थ ए और बी आपस में अभिक्रिया कर रही हो तो इससे नया पदार्थ सी बनता है, तो सी का तापमान या तो बढ़ सकता है या उसका तापमान घट सकता है, इसकी संभावना भी रहती है किसमें, रासायनिक अभिक्रिया होने पर। और चौथा है गैस का उत्सर्जन। मान के चलिए अगर आप किसी भी चीज को जलाते हैं तो उसमें से आपको कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा ही निकलेगा, तो रासायनिक अभिक्रिया में जलाने उलाने का काम हम बहुत करते हैं, तो इसमें गैस का उत्सर्जन होता है। आपको हाइड्रोजन गैस देखने के लिए मिल सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखने के लिए मिल सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देखने के लिए मिल सकता है। तो ये अभिक्रिया होने के बाद गैस निकलने की भी संभावना होती है, किसमें, रासायनिक अभिक्रिया में। तो आप देख चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण और रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन। चलिए अब दो महत्वपूर्ण शब्दों को समझते हैं इस पाठ में, जो हमेशा पूछे जाते हैं। एक होता है अभिकारक, कि अभिकारक किसे कहते हैं, दूसरा होता है उत्पाद, कि उत्पाद क्या होता है। इन दो चीजों को हम इसमें समझते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो अब उन दो शब्दों को समझते हैं। तो अब जैसे कि पहले देख रहे होंगे अभिकारक है, ये क्या है, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं अभिकारक। दूसरा है उत्पाद, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों से मिलकर बनते हैं। यानी कि उत्पाद क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के घटने के पश्चात नए पदार्थ के रूप में उभरते हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, चिंता मत कीजिए। तो पहला ही एग्जाम्पल को हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस वाला। तो देख सकते हैं यहाँ हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं, यानी कि H2O बनाते हैं, जो एक लिक्विड होता है। तो देखिए इस ओर के जो पदार्थ होते हैं इन्हें हम कहते हैं अभिकारक, जो रासायनिक अभिक्रिया में आपको भाग लेते हुए नजर आएंगे। और इस ओर के पदार्थ जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं नया पदार्थ, यानी कि उत्पाद, जो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात नए पदार्थ के रूप में उभरते हैं, इन्हें हम कहते हैं उत्पाद। अब हम लोग समझते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर का नाम है, हमने तो रासायनिक अभिक्रिया समझ लिए हैं कि दो पदार्थ मिलकर जब नया पदार्थ बनाते हैं तो वो होता है रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन रासायनिक समीकरण क्या होता है तो इसे हम लोग समझते हैं। चलिए अब रासायनिक समीकरण को हम लोग समझते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है रासायनिक समीकरण। इसका डेफिनेशन क्या है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, साथ ही उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है, तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है या होने वाला होता है या हो चुका होता है, तो इन रासायनिक अभिक्रियाओं को जब भी संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो उन्हें ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो चलिए उदाहरण से समझते हैं। तो जैसे आप यहाँ उदाहरण देख रहे होंगे कि यह है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आप जानते हैं अभिकारक है और इससे नया पदार्थ क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये तो रासायनिक अभिक्रिया है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये तो अभिक्रिया है, ये रासायनिक समीकरण नहीं है। लेकिन जब इसके संकेत यानी कि M, इसके संकेत यानी कि
M से हम इसे डिनोट करते हैं और इसके साथ ही इसकी भौतिक अवस्था भी दर्शाते हैं। भौतिक अवस्था को भी दिखाना है जो सॉलिड में है। और ऑक्सीजन, इसका संकेत क्या है? O2 और इसकी भौतिक अवस्था क्या है? गैस। और क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO। इसकी भौतिक अवस्था क्या है? सॉलिड। तो इसे हम लोग कहेंगे केमिकल इक्वेशन यानी कि रासायनिक समीकरण। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया को हम संकेत या सूत्र से दिखा देते हैं, साथ ही उनकी भौतिक अवस्था को भी दिखा देते हैं, तो ये होता है हमारा रासायनिक समीकरण। अब एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, तो चलिए उनमें से कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं कि रासायनिक समीकरण को किस तरह से संतुलित किया जाता है। तो चलिए आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इन असंतुलित रासायनिक समीकरणों को हम संतुलित करते हैं। जो आप इस तरह से बोर्ड में देख रहे होंगे, ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। इन्हें हम संतुलित करते हैं एक शॉर्ट ट्रिक में। तो हम संतुलित क्यों करते हैं? पहला क्वेश्चन ये उठता है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अभिकारक, देख सकते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अभिकारक एवं उत्पाद दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, पर यहाँ बराबर नहीं है, इसलिए इन्हें हमें संतुलित करना पड़ता है। यानी कि दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या को हम लोग बराबर करते हैं, जिससे इनके दोनों ओर का द्रव्यमान भी बराबर हो जाता है। तो चलिए इन क्वेश्चंस को हम एक एक करके सॉल्व करते हैं एकदम शॉर्ट ट्रिक में। तो पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, इन्हें मिटा देते हैं, इन्हें बाद में सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, HNO3 प्लस CaOH का होल 2, इससे बना है CaNO3 का होल 2 प्लस H2O, और ये है असंतुलित यानी कि कंकाली समीकरण। इससे हम लोग बैलेंस करते हैं। चलिए, तो इसके लिए हम लोग को ग्रुप बनाना होगा। कितना ग्रुप है? 1 2 3 4, 4 ग्रुप है, तो इसके लिए हम लोग को 4 ग्रुप बनाना पड़ेगा। पहले देखिए H को, H में कितना परमाणु है? 1। N में कितना परमाणु है? इसमें भी 1 है। ऑक्सीजन में कितना परमाणु है? 3 परमाणु। तो ये हमारा पहला ग्रुप हो चुका है तैयार। अब इस दूसरा ग्रुप देखते हैं। ये ग्रुप, एक ग्रुप था, ये कंप्लीट हो चुका है। दूसरा ग्रुप क्या है? कैल्शियम में कितना परमाणु है? 1। अब देखिए ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों होल पावर में है, तो ये 2 से गुना होगा। तो इसके बीच में एक एक छिपा हुआ है, तो 2 एका 2। तो ऑक्सीजन में कितने परमाणु आ गए? 2। 2 एका 2। तो हाइड्रोजन में कितने परमाणु आ गए? 2। तो ये ग्रुप भी हमारा हो गया बंद। अभिकारक वाले ग्रुप हमारा बंद हो चुका है। इस ओर हमारा अभिकारक होता है और इस ओर हमारा उत्पाद होता है। तो अब लोग उत्पाद को देखते हैं। कैल्शियम में कितना परमाणु है? 1। अब देखिए यहाँ 1 है और यहाँ 3 है और दोनों होल पावर में है, तो ये गुना हो जाएगा। नाइट्रोजन में कितना परमाणु हो जाएगा हमारा? 2। ऑक्सीजन में 3 दूनी 6, ऑक्सीजन में हमारा 6 परमाणु हो जाएगा। ये हमारा ग्रुप हो गया बंद। अब ये लास्ट ग्रुप है। हाइड्रोजन में कितना परमाणु है? 2। ऑक्सीजन में कितना परमाणु है? 1। तो हमने 4 ग्रुप बना लिए हैं। ये एक ग्रुप, ये 2 ग्रुप, ये 3 ग्रुप, ये 4 ग्रुप। अब इन ग्रुप में हम लोग देखते हैं कि कहां कहां परमाणु की घटत है, मतलब परमाणु कहां कहां घट रहा है, तो इससे हम लोग कैसे संतुलित कर सकते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो इसे हम 2 से गुना कर देंगे क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2 है। तो अगर हम लोग एक ग्रुप को 2 से गुना करते हैं, तो उस ग्रुप में जितने भी मेंबर है यानी कि जितने भी एलिमेंट्स है, वो सभी गुने हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन का गुना होगा तो ये भी 2 होगा, नाइट्रोजन का होगा तो ये भी 2 होगा, ऑक्सीजन का 3 दूनी 6। अब देखते हैं, हाइड्रोजन 2 है, 2 है, नाइट्रोजन 2 है, 2 है, ऑक्सीजन 6 है, 6 है। अब कैल्शियम 1 है, 1 है। अरे, एक और छूटता है, देखिए ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन दोनों जुड़ जाते हैं, तो 6 और 2 हो जाता है आपका 8, और ये ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7। मतलब ऑक्सीजन यहाँ घट रहा है। कितना घट रहा है? 1 घट रहा है। यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, तो इसको 2 से गुना करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का जो 2 है वो गुना होकर कितना हो जाएगा? 4, और ऑक्सीजन का जो 1 है गुना होकर कितना हो जाएगा? 2।
अब देखते हैं, हाइड्रोजन 2 है और यहाँ 2 है, तो 2 4, क्योंकि एक ही तरफ का अभिकारक वाले जुड़ जाते हैं, एक ही तरफ के उत्पाद वाले जुड़ जाते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ये 2 है, 4, तो ये हो गया 4। नाइट्रोजन 2 है, 2 है, संतुलित है। कैल्शियम 1 है, 1 है, संतुलित है। ऑक्सीजन 6 और 2 8, ऑक्सीजन 6 और 2 8, यानी कि ये पूरी तरह से संतुलित हो चुका है। अब ग्रुप को जिस जिस से गुना किए हैं वैसे बैठा देंगे। जैसे देखिए, इस ग्रुप को हमने किससे गुना किए? 2 से, तो इसके आगे हम लोग 2 बैठा देंगे, देख सकते हैं 2 बैठा दिया। इस ग्रुप को हमने कितने से गुना किए? 2 से, तो 2 बैठा देंगे। तो देख सकते हैं हमारा जो समीकरण है ये पूर्ण रूप से संतुलित हो चुका है। अब कहीं भी देखेंगे तो हो चुका है। तो चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन को हम लोग संतुलित करते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि पहला जो है ये संतुलित हो चुका है। आप नीचे उसके ठीक दूसरा क्वेश्चन देख रहे होंगे, तो ये भी असंतुलित समीकरण है, इसे भी हम लोग संतुलित करते हैं। तो जिस तरह से हमने पहले बनाया था उसी तरह से हम ग्रुप बना लेंगे। तो यहाँ आपका सोडियम, सोडियम का आपको एक दिख रहा होगा, ऑक्सीजन का भी आपको हाइड्रोजन एक दिख रहा होगा, हाइड्रोजन का भी परमाणु संख्या परमाणु एक दिख रहा होगा। ये ग्रुप हमारा बंद हो चुका है। दूसरा ग्रुप है, हाइड्रोजन में आपको 2 परमाणु दिख रहे होंगे, H2 यानी कि 2 परमाणु दिख रहे होंगे, SO4 यानी कि सल्फेट में आपको सल्फर अलग अलग लिखते हैं, सल्फर का 1 परमाणु और ऑक्सीजन का 4 परमाणु। ठीक है, ये बंद हो गया। इसी तरह यहाँ भी आपको सोडियम में देख रहे होंगे, आपको 2 परमाणु दिख रहा होगा, सल्फर में 1 परमाणु, ऑक्सीजन में 4 परमाणु। यहाँ O4 है ना, तो ऑक्सीजन में हम लोग लिख देंगे 4 परमाणु। ये ग्रुप हमारा हो चुका है बंद। लास्ट में देख रहे होंगे आप कि हाइड्रोजन में आपको 2 परमाणु दिख रहे होंगे और ऑक्सीजन में आपको 1 परमाणु। तो अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ परमाणु घट रहा है ताकि हम उसमें गुना कर पाए और संतुलित कर पाए। तो आइए देखते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ सोडियम 2 है, तो यहाँ 2 है, तो इसे हम लोग 2 से कर देंगे गुना। अगर एक ग्रुप को किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी मेंबर्स हैं, उनका सभी परमाणु संख्या उससे गुना हो जाएगा। तो इसका 2 एका 2 हो गया, ऑक्सीजन का 1 था, इसका भी 2 एका 2 हो गया, हाइड्रोजन का 1 था, 2 एका 2 हो गया। अब देखते हैं कि सोडियम 2 है, यहाँ भी 2 है, ऑक्सीजन 2 और 4 6 है, यहाँ 4 और 1 5 ही है। तो हम लोग को 1 चाहिए, तो इससे हम लोग 2 से गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2 एका 2। अब मिलाते हैं, सोडियम 2 है, 2 है, ऑक्सीजन 2 और 4 6 है, 4 और 2 6 है। ठीक है, अब देखते हैं हाइड्रोजन, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, मतलब 3 है हाइड्रोजन, नहीं नहीं नहीं, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 4 है हाइड्रोजन, यहाँ भी 4 है, संतुलित है। अब सल्फर 1 है, यहाँ भी 1 है, संतुलित है। तो हमने देख लिया, इस ग्रुप को 2 से गुना किए थे तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 2, इस ग्रुप को भी 2 से गुना किए थे तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 2। तो देखा कितना आसान ट्रिक है, इस माध्यम से आप किसी भी संख्या, किसी भी रासायनिक समीकरण को आप बैलेंस कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। आपको इस तरह से जितने भी ग्रुप है, ग्रुप बना लेने हैं और एलिमेंट्स में जितने भी परमाणु संख्या है, एक एक करके सभी के परमाणु संख्या लिख लेने हैं। तो चलिए हमने अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या था। तो चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हमारा तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ये 2 कंकाली समीकरण थे जिससे हमने संतुलित समीकरण बना लिए हैं। तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें से देखिएगा सोडियम 1 है, यहाँ भी सोडियम 1 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, यहाँ भी क्लोरीन 1 है, यहाँ सिल्वर 1 है, यहाँ भी सिल्वर 1 है, यहाँ नाइट्रेट 3 है, सोडियम NO3 3 है, यहाँ भी NO3 3 है। तो देखिए यहाँ जो परमाणु संख्या है पहले से ही संतुलित है, तो इसे संतुलित करने का जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि ये जो कंकाली समीकरण
नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही एक संतुलित समीकरण है और संतुलित समीकरण को हम संतुलित नहीं कर सकते क्योंकि ये तो पहले से बना हुआ है। तो इसके जगह में हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये समीकरण संतुलित है तो इसके जगह हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि चौथे असंतुलित समीकरण को हम लोग संतुलित करते हैं। तो जिस तरह से हमने इन दोनों में ग्रुप बनाए थे उसी तरह से ग्रुप बनाएंगे। तीसरा वाला पहले से संतुलित था इसलिए हमें संतुलित करना नहीं पड़ा। फिर से हम ग्रुप बनाएंगे। देखिए बेरियम का जो है परमाणु 1 है, क्लोरीन का परमाणु 2 है। ये हमारा ग्रुप 1 हो गया। उसी तरह हाइड्रोजन का जो है इसका परमाणु 2 है और सल्फर जो इसका परमाणु हमारा 4 लिखते हैं डायरेक्ट। ठीक है, हाँ डायरेक्ट इसको हम लोग 4 लिखते हैं। उसके बाद इस ग्रुप में भी हम लोग देखिएगा बेरियम का परमाणु 1 है और सल्फर ऑक्साइड का है 4 और हाइड्रोजन का परमाणु 1 है, क्लोरीन का भी 1 है। तो आप देखिए कहाँ परमाणु घट रहा है, किस जगह परमाणु घट रहा है। आपको ढूंढना है इन 4 ग्रुपों में किस ग्रुप में वो एलिमेंट है जिसका परमाणु घट रहा है। देख सकते हैं बेरियम में एक परमाणु है, यहाँ भी एक परमाणु है, क्लोरीन में 2 परमाणु है, यहाँ एक परमाणु है, यहाँ 2 है तो इस ग्रुप को हम लोग 2 से गुना कर देंगे। तो हाइड्रोजन में भी 2 परमाणु, क्लोरीन में भी 2 परमाणु हो गया। बेरियम में एक परमाणु, इसमें एक परमाणु, क्लोरीन में 2, क्लोरीन में 2, हाइड्रोजन में 2, हाइड्रोजन में 2 और सल्फर ऑक्साइड में 4, सल्फर ऑक्साइड में 4। तो ये हमारा जो है पूरी तरह से संतुलित हो चुका है। किस ग्रुप में हमने गुना किया, ये लास्ट वाला ग्रुप में, तो यहाँ हम लोग 2 लिख देंगे। तो ये समीकरण हमारा संतुलित हो चुका है। ये समीकरण आप संतुलित हो चुका है। अगर आपको समझ में आ चुका है कि कैसे समीकरण को संतुलित करते हैं और ये ट्रिक आसान लगा हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं। अब हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख चुके हैं कि कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो और कितने प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं जिससे हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। पहला है आपका संयोजन अभिक्रिया। जैसे देख सकते हैं पहला अभिक्रिया जो है ये है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया और पांचवा है अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। जब ये दोनों साथ में घटित हो तो इन्हें कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर उपचयन और अपचयन साथ में हो जाए तो इसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए इन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को एक एक करके विस्तृत से समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। इसे समझते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो यहाँ लिखा हुआ है इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। यानी कि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर सिर्फ और सिर्फ एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं। ये होता है संयोजन अभिक्रिया। देख सकते हैं इसमें उदाहरण क्या है, कोयले का दहन जिसमें कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये है संयोजन अभिक्रिया जिसमें एक से अधिक उत्पाद है। आप देख सकते हैं यहाँ दो अभिकारक हैं और इससे कितने उत्पाद बन रहा है, एक उत्पाद बन रहा है। जब भी एक से अधिक अभिकारक हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 3-4 अभिकारक मिलकर जब सिर्फ एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उससे ही हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। मतलब बहुत सारे अभिकारक साथ में हो जाते हैं तो वो होता है संयोजन। तो इससे कहते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया, जो आप उदाहरण के माध्यम से देख रहे हैं। चलिए अब लोग वियोजन अभिक्रिया को समझते हैं जो कि संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत घटता है। संयोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक या 1 2 3 अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद का निर्माण करते थे, लेकिन वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर 2 3 उत्पाद का निर्माण करते। यानी इसमें सिर्फ एक अभिकारक होता है और 2 3 उत्पाद होते हैं। एक टूटकर 2 3 बन जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं वियोजन।
डेफिनेशन क्या है? एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है, इसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। उदाहरण देख सकते हैं आप, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो एक सॉलिड है, ये टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया है। यानी कि एक ही अभिकारक है जो टूटकर दो उत्पाद में बदल गया है, इसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के कुछ प्रकार आपको देखने के लिए मिलेंगे इस पाठ में, जो कि है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मा के माध्यम से करने वाले वियोजन को हम लोग कहते हैं ऊष्मीय वियोजन, जो आप देखेंगे उदाहरण के माध्यम से। दूसरा है वैद्युत वियोजन, विद्युत धारा के प्रवाहित होने से होने वाले वियोजन को वैद्युत वियोजन कहते हैं, जो हम आगे बढ़ेंगे। प्रकाशीय वियोजन यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले वियोजन अभिक्रिया को प्रकाशीय वियोजन कहते हैं, जो हम लोग देखने वाले हैं। तो आपको वियोजन अभिक्रिया समझ में आ गया। एक अभिकारक जब टूटकर दो तीन उत्पाद में बदल जाए तो वो होता है वियोजन अभिक्रिया, जो एक उदाहरण आपको दिया गया है। अब हम वियोजन के जो तीन प्रकार हैं, ऊष्मीय वियोजन, वैद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन, इसको उदाहरण के माध्यम से विस्तार पूर्वक समझते हैं। तो चलिए अब वियोजन अभिक्रिया के तीन प्रकार थे, उन तीन प्रकारों को हम लोग विस्तार पूर्वक समझते हैं। एक है ऊष्मीय वियोजन, इसका मतलब होता है ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन। जब भी हम वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मा के माध्यम से सफल बनाते हैं तो ये होता है ऊष्मीय वियोजन। उदाहरण देख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जब इसे ऊष्मा दिया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस में टूट जाता है। दूसरा है वैद्युत वियोजन, विद्युत धारा के प्रवाहित होने से होने वाले वियोजन अभिक्रिया को वैद्युत वियोजन कहा जाता है। यानी कि जब जल में 2H2O, जब जल में हम लोग विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित करते हैं तो इससे ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है, तो इसे हम लोग वैद्युत वियोजन के नाम से जानते हैं। तीसरा हमारा है प्रकाशीय वियोजन, यानी कि सूर्य के प्रकाश में होने वाला वियोजन। जब किसी पदार्थ को हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रख देते हैं तो उससे जो वियोजन सफल होता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रकाशीय वियोजन। जैसे कि AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड को जब चाइना डिश में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है तो यह वियोजित हो जाता है, यानी कि Ag अलग हो जाता है और Cl2 क्लोरीन गैस अलग हो जाता है। तो इसे कहते हैं हम लोग प्रकाश की वियोजन, जिसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, ब्लैक फोटोग्राफी में जिसका उपयोग किया जाता है। अब अगला हमारा है विस्थापन अभिक्रिया, जिससे हम लोग समझते हैं। उसके बाद द्विविस्थापन है। अब समझते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को समझने के लिए आपको सबसे पहले सक्रियता श्रेणी को ध्यान में रखना होगा। सक्रियता श्रेणी क्या होता है? जिसमें धातुओं को उनकी सक्रियता के अनुसार सजाया जाता है, जिसमें पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस ऐसे धातु होते हैं। तो ये है विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें क्या लिखा है? इस सभी क्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। यानी कि जो तत्व अधिक क्रियाशील होता है वो कम क्रियाशील वाले तत्वों को उसके यौगिक से हटाकर अपना जगह ले लेता है। इस तरह से समझिए इसे, अधिक ताकतवर व्यक्ति कमजोर व्यक्ति को उसके घर से हटाकर उसके घर में रहने लगता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, जिसे एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं फेरस, और ये है CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट एक्वस जलीय विलयन। इसमें फेरस जो है ये कॉपर जो कि कम क्रियाशील है उसको हटाकर उसका जगह ले लेता है, जिसमें ये बनाता है फेरस सल्फेट और कॉपर को साइड में रख देता है। तो इसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील को हटाकर उसका जगह लेता है। अब समझते हैं हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो अब हम यहाँ पहुंच चुके हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया में। आपको यहाँ लिखा होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसका डेफिनेशन क्या है? इस अभिक्रिया में दो बार विस्थापन होता है, इसलिए इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है। इस अभिक्रिया में आप देखेंगे कि दो बार विस्थापन होगा, इसलिए इसे दो विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। या एक और डेफिनेशन होता है,
अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान। तो हम लोग चलिए इससे समझते हैं दो बार विस्थापन होने के द्वारा। यहाँ आप एक उदाहरण देख रहे होंगे कि सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो देखिए ये जो बेरियम है ये सोडियम को इसके यौगिक से विस्थापित करके बेरियम सल्फेट बनाता है। उसके बाद ये जो सोडियम है ये यहाँ बेरियम को विस्थापित करके सोडियम क्लोराइड बनाता है, यानी कि यहाँ दो बार विस्थापन होता है, इसलिए इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और इसका सिर्फ एक ही उदाहरण दिया गया है किताब में, आप देख सकते हैं सोडियम सल्फेट एक्वस प्लस बेरियम क्लोराइड एक्वस, एरो बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। अब हमारा लास्ट अभिक्रिया जो है अपचयन उपचयन जो साथ में घटित होते हैं तो उन्हें रेडॉक्स कहते हैं, इससे समझते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं इस चैप्टर का सबसे लास्ट अभिक्रिया जो है अपचयन और उपचयन अभिक्रिया जो साथ में घटित होता है, तो सब जानते हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो उपचयन अभिक्रिया क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन में वृद्धि होता है और हाइड्रोजन में ह्रास होता है, यानी कि कोई भी पदार्थ में अगर ऑक्सीजन में वृद्धि हो और हाइड्रोजन में ह्रास हो तो इसे कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। देख सकते हैं यहाँ कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जब इन दोनों अभिक्रिया होती है तो इससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे ऑक्सीजन इसमें जुड़ जाता है तो ऑक्सीजन का योग होता है, तो इसमें क्या हो रहा है ऑक्सीजन बढ़ रहा है, तो ये है उपचयन अभिक्रिया। अब दूसरा है अपचयन अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन बढ़ता है और ऑक्सीजन घटता है, तो इसे कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। आप देख सकते हैं यहाँ है आपका कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके कॉपर प्लस जल बनाते हैं। तो यहाँ जो है इसमें ऑक्सीजन टूट रहा है, मतलब ऑक्सीजन अलग हो गया, तो ये घट रहा है, तो ये क्या हो गया अपचयन अभिक्रिया। लेकिन यहाँ देखिएगा तो ये ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये हो गया उपचयन अभिक्रिया। तो इसमें दोनों क्रियाएं हो रही है, तो ये हो जाएगा आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। तो यहाँ जितने भी अभिक्रिया थे सभी खत्म हो चुके हैं। यहाँ दो चीज होता है, एक संक्षारण और एक विकृत गंधिता। तो इसे आप बता देते हैं। संक्षारण क्या होता है, जब कोई धातु अम्ल पानी हवा आदि के संपर्क में आता है तो उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है, तो इसे ही हम संक्षारण कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण आपको मिलेंगे, जैसे लोहे में जंग लगना, चांदी में काली परत का चढ़ जाना, तांबे में हरी परत का चढ़ जाना। उसी तरह विकृत गंधिता जो एक उपचयन का उदाहरण है, कोई भी खाद्य पदार्थ लंबे समय तक जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में रहता है तो उसका स्वाद और गंध बदल जाता है, स्वाद खराब हो जाता है और गंध दुर्गंध में बदल जाता है, तो इसे कहते हैं विकृत गंधिता, जिसे बचाने के लिए चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो यहाँ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। इस चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चंस जल्द ही आने वाला है, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। धन्यवाद।